सारे वॉलंटियर से अनुरोध है कि मंच खाली करवाएं। को भेंट करते रहिए। एकदम तो पहाड़ खत्म हो जाएगी बाबा। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग को देखते हुए आज के चौहान विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो की स्मृति में आयोजित इस जनसभा में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं, उन सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं और जो आयु में हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। आज जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि वक्ता आज का इस जनसभा का उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य से हम लोग बात करेंगे। हमारे पास वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज की जनसभा का उद्देश्य है सम्मान और पहचान। सम्मान किनके लिए? सम्मान जिन्होंने इस राज्य को अलग किया हो, चाहे इस देश को अलग किया हो, जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए सम्मान। आज सम्मान हम चाह रहे हैं चौहान विद्रोह के महानायक और भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ। इतिहास के पन्नों में भारत सरकार के पास जितने भी दस्तावेज हैं, अगर उन दस्तावेजों में शहीदों की सूची को खंगाला जाए तो रघुनाथ महतो के शहादत की तिथि सन 1778 दर्शाई जाती है। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारतवर्ष में दी गई है? क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत की माटी में दी गई है? इसीलिए हम सबसे पहली मांग आज की सभा को उस महापुरुष का सम्मान जिसने भारतवर्ष में सबसे पहले शहादत देने का काम किया। आज समय समय पर लोग उनके जीवन काल, उनके संघर्ष पर सवाल खड़े करते हैं, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। एक शहीद जो समूचे देश का होता है, लेकिन आज लोगों की इतनी ओछी मानसिक राजनीति या मानसिकता कि आज एक शहीद पर सवाल किया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज की जनसभा का उद्देश्य है उन शहीदों को सम्मान देना जिन्होंने हंसते हुए राष्ट्र के लिए, देश के लिए बलिदान दिया। दूसरा विषय है पहचान का। आज का मेरे अनुसार दूसरा विषय है पहचान का। पहचान जो लोग आज यहाँ जुटे हैं, पूर्वी कम्युनिटी, जिनका इस राज्य के बनने में आज अगर गिनती करें तो कोल्हान से लेकर कोलांचल तक जितने भी सड़कें मिलेंगी, सड़कें चौक चौराहे मिलेंगे, हमारे पूर्वजों की मूर्तियां मिलेंगी जिन्होंने शहादत देकर इस राज्य का निर्माण किया। इसलिए आज हमारी लड़ाई हमारी पहचान के लिए है कि हमने देश को भी दिया है। जब देश का सवाल हुआ, हमने देश को दिया। रघुनाथ महतो, भूली महतो, चंपू महतो, न जाने कितने लोग हुए। आज जब राज की जरूरत पड़े, हमने निर्मल सुनील शक्ति सुदन के रूप में राज को दिया। लेकिन सवाल यह बनता है कि देश ने भी हमसे लिया, राज ने भी हमसे लिया, बदले में हमें दिया क्या?
कुर्मी सेना के बड़े भाई लालटू मातो जी अपने दल बल के साथ हजारों आदमी के साथ उनके साथ कर्ण मातो जी उपस्थित हुए हैं। लालटू दा को मंच की ओर से और दीपक दा को मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बाकी लोग रुक जाएंगे, महिला लोग को आने दीजिए, महिला लोग को आने दीजिए, महिला लोग को आने दीजिए। लालटू दा को, कर्ण बाबू को और दीपक बाबू को मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मंच में आकर स्थान ग्रहण कर लेंगे। महिला लोग को आने दीजिए, महिला लोग को आने दीजिए, पुरुष लोग पीछे नहीं रहेंगे। और वक्ताओं का हमारे जयराम बाबू को बातों को ध्यानपूर्वक सुने। जयराम बाबू रास्ता आप सभी लोगों से आग्रह है, कम से कम रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दीजिए। सभी हमारे नौजवान साथी लोग हैं, आप लोग खुद रास्ता बनाइए, रास्ता बना दीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग रास्ता बना करते हैं। तो आज जो आज हम लोग जमा हुए हैं, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमें अपनी पहचान की लड़ाई किस प्रकार लड़नी है, इस लड़ाई को किस प्रकार हासिल करनी है। और ये लड़ाई इसलिए चल रही है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित और संरक्षित हो सके। आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, भली भांति आने वाले वर्षों में हमारे साथ क्या घटित होगा। आज यदि हम लोग अपनी लड़ाई को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी पहचान को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, जो पहचान हमारी 1950 में छीनी गई, उस पहचान को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, तो आने वाले दिनों में इस राज्य में अगर कोई शरणार्थी बनेगा तो याद रखिएगा सबसे पहले तो हमारी इसलिए आने वाली पीढ़ी को यह तय करना है कि जिन लोगों ने छोटा नागपुर पठान की स्थापना की थी, जिन लोगों ने छोटा नागपुर पठान में धान के सृजन में योगदान दिया था, आज वे लोग अपने अस्तित्व को बचा के रख पाते हैं, अपने अस्तित्व को संभाल के रख पाते हैं, या फिर वे लोग शरणार्थी कहेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यदि आपको लग रहा है कि केवल ऐसा संभव नहीं है, हमारी तो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए। हमको हिंदी में बात करना पड़ रहा है, आपकी भाषा कहाँ? यदि आपको लग रहा है कि नहीं बाबू तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम हमें डरा रहे हो, हमें क्या हो सकता है, कैसे हम लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे, ये गांव हमारा पूरा टाटा जमशेदपुर में ज्यादा गांव हमारे धनबाद बोकारो उड़ीसा में हमारे लोग हैं, तो हम शरणार्थी कैसे बनेंगे, हम तो लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। तो सबसे पहला उदाहरण एक कुर्मी को बेटा को कुर्बानी में नहीं हिंदी में बात करना पड़ रहा है, तो समझा दीजिए। कहाँ है आपकी मातृभाषा, कहाँ है आपकी मातृभाषा? इसलिए आपको समझना होगा विषय वस्तु को कि हम कैसे शरणार्थी होंगे, कैसे हमारी पहचान छीनी है, उस पहचान के साथ साथ अपने अधिकार को हम कैसे पा सकते। हमारी बात तो पूरा पूरा तो नहीं समझ रहे हैं, आप उदाहरण बोलते हैं, हम तो कुर्बानी बोलते हैं, लेकिन क्यों? इसी कारण कि लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ, जिन लोगों ने सरकार को चलाया, चाहे दिल्ली में बैठकर, चाहे राजधानी रांची में बैठकर, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमें ही नष्ट करने का प्रयास किया। अब ये भी सवाल है कि भाई हमें क्यों मिले हमको, और भी तो लोग हैं इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, गोंड है, भील है, संथाल है, मुंडा है, उरांव है, लोरा है, न जाने कितने समुदाय के लोग रहते हैं, 6,000 7,000 लोग रहते हैं। तो छोटा नागपुर के पठान में दिल्ली में बैठे लोगों को हमसे दुश्मनी क्यों थी? हमने बार बार कहा, आप जहां से अगर आप धनबाद से चलिएगा तो हमसे बदलना, तो उड़ीसा आप केवल अपनी जमीन में पार हो जाइए। यानी
हमारी है, जमीन किसकी है? हमारी है। इसीलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने जो उस समय और आज भी पूंजीपतियों की सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि हमें सुविधा कैसे हो। यदि हम जमशेदपुर सरायकेला में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, धनबाद भोपाल और रांची में अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो सुविधा कैसे होगी? किनके पास जमीनें लाना है? तो आप देख सकते हैं विशेषकर कोयलेरी बेल्ट में, औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60-70% जमीनें हमारी थी। इसलिए 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन के हमें जो समय की सूची थी प्रिमिटिव ट्राइब्स, हमें बड़ी साजिश चालाकी षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया। वाह, आज भी हमारे पढ़ने वाले नौजवानों को, हमारे माता बहनों को, हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को जानकारी तक नहीं कि हमारे साथ ये साजिश क्यों रची। इसलिए आज एक जन चेतना की आवश्यकता है, जो चेतना धीरे धीरे जागरूक हो रही है हम सभी के बीच। आज हम सबों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है। जो एकजुटता हम देख पा रहे हैं, इस एकजुटता को आखिरी मुकाम तक जब तक हमारी पहचान और सम्मान न मिल जाए, इसे कायम रखना। क्योंकि इस बात को मानना होगा, हम लोग बहुत ही सरल लोग थे, भोले भाले लोग, खेती के माध्यम से धान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग, बहुत सरल लोग थे। हमने लोगों की चालाकी को कभी समझा ही नहीं। आज उसी चालाकी का परिणाम कि हम लोग हास्य में। आप बारीकी से मैं कुछ बिंदुओं को समझा रहा हूं और बिंदुओं से आपको आभास होगा कि किस प्रकार हमें मैनेज करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। यहाँ सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ी लिखी माताएं आई हैं, सबको जानकारी है। हम जैसे इतिहास पढ़ते हैं, हमारे सामने चैप्टर्स आते हैं। पाषाण काल, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है, ताम्र पाषाण में आते हैं, कांस्य युग में आते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, महाजनपद काल होते हुए, गुप्त वंश होते हुए, हम लोग मुगल को पार करते हुए अंग्रेजों के काल तक आते हैं ना। ये तो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, पढ़ा हमने। लेकिन बताइए, कहीं राण काल का जिक्र है, कहीं राण सिविलाइजेशन का जिक्र है किसी इतिहास के पन्ने में? एक भी व्यक्ति ने खड़ा होकर बता दिया। तो यदि राण सिविलाइजेशन का कहीं जिक्र नहीं है, तो क्या हमारे दादा और दादा जो हमको बताते थे हमें राण लौट ला दिए, क्या ये गलत है? इसका मतलब हमारे पुरखे बताते थे, जो अनपढ़ थे, जिनको स्कूल कॉलेज से मतलब नहीं, वे लोग हमको बताते थे कि हमारी राण लौट ला दिए। तो भाई राण सिविलाइजेशन होना चाहिए, राण सभ्यता होना चाहिए, राण काल होना चाहिए। जैसे पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, बुद्ध काल है, जैन काल है, मुगल काल है, महाजनपद काल है। राण काल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ है? किसी इतिहास के पन्ने में राण सिविलाइजेशन का जिक्र है? नहीं है। यानी सबसे पहले इन चालाक लोगों ने क्या किया? हमारी सभ्यता को इतिहास में कभी स्थान नहीं। वाह, अब ये मत पूछिए कि इतिहास लिखने वाले सब बहुत बड़े महापंडित थे, उनसे भूल नहीं हो सकती है, उनसे भारी भूल होती है। और उन्होंने बिल्कुल चाटुकारिता में और द्वेष में घृणापूर्वक इतिहास को लिखा है। मैं नाम न लेकर दो उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इतिहास की बात कही है और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने इतिहासकारों से भूल कैसे नहीं हो सकती। फिर पढ़े लिखे लोग हैं, बोलेंगे वे इतने बड़े इतिहासकार थे, उनसे कैसे भूल होगी? हो सके हम ही लोग गलत हैं, राण सिविलाइजेशन नहीं था। तो मैं बताता हूं इतिहासकारों से कैसे भूल। एक राजा का नाम आता है, कहा जाता है यार 2 घंटा होवे के 2 घंटा दिवे के। उसके बारे में कहा जाता है कि उस राजा ने भारत में जब आक्रमण किया था तो तोप के गोले से आक्रमण किया था, तोप के साथ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि इतिहासकार भूल कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार धोखा कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार बेईमानी कैसे नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि 1500 के पीरियड में भारत में राजा आया विदेशी, उसने
क्या समझे? पढ़े लिखे लोग दुनिया में पहले लालटेन आया है या एलईडी? पहले लालटेन आया है। हाँ। सिंपल सा बात है, पहले तलवार आया होगा, फिर तोप आया होगा। इतिहास क्या क्या कह रहा है? दादाजी को तोप से लड़ा रहा है और नाती को तलवार से लड़ा रहा है। वाह वाह मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें धर्म और जाति की बात आ जाएगी। 1500 का पीरियड है, आप चेक कर लीजिए। भूल भी नहीं इतिहासकारों से राज सिविलाइजेशन को इसी प्रकार खत्म कर दिया गया है। इसलिए नई पीढ़ी उन्हें गर्व करना होगा, उन्हें अपने इतिहास से जानकारी एकत्रित करनी होगी और उन्हें गर्व करना होगा। हमारे पास जानकारी का अभाव है, आज जानकारी का अभाव है, इसलिए आज हम कभी पश्चिमी सभ्यता को, कभी भारत देश की अन्य सभ्यता को हम अपने घरों में स्थापित करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जानकारी और शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण इधर पर खड़ा होते हैं, हम आपके बीच खड़ा हैं। यहाँ इस मंच में हमारे परम आदरणीय कई पूर्व सांसद बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, सभी विकल्प बैठे हैं। हम आपसे उनसे आयु में आधा है, लेकिन अपने शिक्षा के दम पर स्टेज में क्योंकि मैं नौजवान हूँ, तो मैं आने वाली पीढ़ी को संदेश कि आपको अपना इतिहास को समझना होगा कि क्यों साजिश के तहत हमें बिगाड़ा गया। इतिहास को बात समझते होंगे कि किस प्रकार इतिहास में छल कपट किया है। अब बात करते हैं भूगोल की। इतिहास के बाद एक चैप्टर भूगोल करता है ना, ज्योग्राफी। हाँ ज्योग्राफी। भूगोल यानी जमीन का टुकड़ा। बात करते हैं छोटा नागपुर झारखंड की बात करते हैं। आज चूंकि अभिभावक स्वरूप हमारे अजीत प्रसाद महतो जी भी आए हैं, तो इसीलिए मैं भारत सामने रखता हूं भूगोल का कि हमारी जो मांग की इतिहास को हमने देखा कि किस प्रकार इतिहास को मिटाया जाए। आप लोग समझ रहे हैं, वायरा मुझसे कभी पूरा बच्ची ना किस प्रकार इतिहास में हमारे गौरवशाली इतिहास को लोगों ने किताब में रखा ही नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप तो टीवी में देखते हैं, सिनेमा में, वो कहां से आता है? वही किताब में लिखी बातों को दिखाया जाता है। जो भी आप फिल्म में देखते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं, वो किताब में इतिहास में लिखी बातें हैं। तो हमारे इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं, तो कैसे दिखाया जाएगा? बात सही है। हमारे इतिहास हमारे लोगों के बीच है, जिनका बाल पका है, जो लोग 80, 85, 100 साल पार कर चुके हैं, उनके पास हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास को मुझे वाह। अब बात करते हैं भूगोल की, ज्योग्राफी। झारखंड आज बृहद झारखंड निर्माण की बात चल रही थी, क्या हमें बृहद मिला है? नहीं क्या हमने यही झारखंड मांगा था? क्या यही झारखंड मांगा था? एक आदिवासी राज्य के रूप में हमने तो ग्रेटर झारखंड मांगा था। उस झारखंड में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, पुरुलिया, झारग्राम इत्यादि जिला शामिल था। उड़ीसा का मयूरभंज, केवझर, सुंदरगढ़ और एक जिला है वो भी शामिल था। यानी आप तक पूरा जिला भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? तब पूरा अगर राज्य मिलता जहां तक आपकी मांग थी, यानी यदि हम बंगाल का हिस्सा मांग रहे थे, हम यदि उड़ीसा का हिस्सा मांग रहे थे, इसका मतलब वे लोग हमारे थे। वाह। इसका मतलब वे लोग हमारे थे, वे लोग यदि हमारे थे और यदि हमारे इसी राज्य में वे लोग आ जाते हैं तो हमारी शक्ति दुगनी रहती कि नहीं रहती? एकदम। उन्हें आगे परिचय थोड़ी देना पड़ता कि हम उड़ीसा से आए हैं, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं, हम झारखंड से आए हैं। एक ही परिचय होता, हम ग्रेटर झारखंड। बेटर झारखंड। आपके भूगोल को डैमेज किया गया, इतिहास को डैमेज किया गया, भूगोल को डैमेज किया गया। पॉलिटिक्स की तो बात ही मत कीजिए, वो आप लोग समझते हैं। इकोनॉमी की बात कीजिए, ये जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स टाटा जमशेदपुर में आप देख पा रहे हैं, चले जाइए 50 साल 60 साल 70 साल पीछे, ये जमीनें किसकी है? हम ही लोगों का है। टाटा की है? नहीं है। अरे टाटा फॉर इंडियन नहीं है। He's not in India.
उसकी जमीन कैसे होगी? टाटा खुद फांसी है और जमीन हमारी है। टाटा जो आज कहता है भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है, उनसे कहिए आपकी अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। इकोनॉमिक डैमेज, हिस्टोरिकल डैमेज, जियोग्राफिकल डैमेज, पॉलिटिकल डैमेज, इकोनॉमिकल डैमेज, यानी पैसा से भी आपको मार दिया। आपके लोग कहाँ हैं? उसामा बिन है, कातर है, किशोर है, स्टील है, बल्लभ है। आपके लोग वर्कर देख रहे हैं, वर्कर में है। आपके लोग वर्कर रेंज में हैं और वे लोग सीएमटी जीएम के रेंज में हैं। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज समझ में आया ना? ये इकोनॉमिक डैमेज है। हाँ। अब बात करते हैं कल्चरल डैमेज। कल्चरल यानी संस्कृति। हमें बताने की क्या आवश्यकता है? हम अपने घरों में जाके देख लीजिए, हमारे गुरु क्या करते थे? 12 मास सत्य वाला, अभी 26 को हो रहा है। कल्चरल डैमेज, कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति यानी खान पान रहन सहन, और यही कल्चर आपका महत्वपूर्ण होगा। आप जो लड़ाई कर रहे हैं अपने आप को सूचीबद्ध करने की, आपका कल्चरल आइडेंटिटी आपको मजबूती के साथ, आपके लिए लेकर चली, आपको मजबूती के साथ आपकी सूची की लड़ाई में, आपकी पहचान की लड़ाई में आपका बचाव करें। सांस्कृतिक डैमेज हुआ है ना? हाँ। मानवसी लोग अच्छा से समझेंगे। हमारे बुढ़े कहते थे ना 12 मास से 13 टकोरा, कहते थे ना कि हमारा पर्व भाई है जिसमें मुड़ी चूड़ी और पूरी चलता। मुड़ी, मुड़ी मैंने अल्पोना, जुड़ी, जुड़ी मैंने खींचना, बच्चा है संभलिएगा, और मुड़ी मैंने पीठा पकवान। जाके देखिए अभी क्या क्या लेके आते हैं। कल्चरल। अब बताइए एक इंसान को मारने के लिए कहां कहां से आपको डैमेज किया गया? हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। उसके बाद भी यदि हम जिंदा हैं, बस वही कहेंगे राज सभ्यता, राज माटी के राज लोग हैं, इसीलिए इतना डैमेज होने के बाद भी अरे दूसरा आदमी होता इस दुनिया से उसका नाता कट जाता। इतना डैमेज होने के बाद भी यदि आज हम लोग जिंदा हैं तो भैया वही जो इतिहास में नहीं लिखा है, हम राज लोग हैं, इसीलिए जिंदा है। यदि आपको यह भी पता चल रहा है कि नहीं बाबू आपके पास माइक है, आप कुछ भी बोल देते हैं, तो कहते हैं वो बढ़िया था, क्योंकि आप लोग आधुनिक मॉडर्न लाइन में जी रहे हैं। तो आप लोग बाहुबली का फिल्म खेल लेंगे मोटा मोटी, बाहुबली का कहना उसमें देखिएगा एक पिंडारी शब्द का जिक्र होता है कि पिंडारियों ने हमला कर दिया। रिवाइंड जाके कीजिएगा कि पिंडारियों ने हमला कर दिया। क्या पिंडारी केवल कल्पना में थे? पिंडारी वास्तव में थे। आज से 200 साल पहले जेपीएससी जेएसएससी का सिलेबस खोजिएगा, उसमें अंग्रेजों के काल को पढ़िएगा, उस काल में पिंडारी शब्द का जिक्र है। आज जाके देखिए पिंडारी एक है। इसलिए यदि हम लोग नहीं समझते हैं, अपनी पहचान, अपने अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो 20-25 साल में हमारे 10% लोग रिफ्यूजी हो जाएंगे। आने वाले 20-25 साल धीरे धीरे ऐसा होगा कि हमारे नाम का भी केवल इतिहास रहेगा, वर्तमान समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज हमारे हमसे आयु में काफी वृद्ध वक्ता बनाए हैं, वे अपने अनुभव को आपके बीच रखेंगे, उनको सुनिएगा और समझने के साथ साथ उसे अमल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज हम एक निर्णायक लड़ाई में हैं। आज यदि चुप होगी तो फिर एक विदेशी पूरा कांटा को कब्जा कर लिया है, कोई और परदेशी बाकी जो हमारा बच्चा है उसे भी कब्जा कर।
सबको प्रणाम, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीष। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर जयराम